नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सीसेट है उसमें टोटल 20 प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो पिछले 3 से 4 सालों में यूपीएससी ने क्या लगातार रिपीट किया है। बस क्या किया है, अपना डाटा को चेंज कर दिया है, या फिर क्या थोड़ा सा एक तरीके से अपनी लैंग्वेज को चेंज किया है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि यूपीएससी क्या कर रही है, अपने क्वेश्चन को यानी कि आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको रिपीट कर रही है, परंतु क्या डाटा को चेंज कर देती है, या फिर एक तरीके से जो क्वेश्चन है पूछने की लैंग्वेज को चेंज कर देती है। बाकी आपका क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए वीडियो क्या है, जो यूपीएससी का सीसेट है वो आराम से क्लियर हो पाएगा, और उसमें एक मतलब कि क्लियर होने में काफ़ी हेल्प रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशखबरी है कि मैं क्या करने वाला हूँ, पिछले 2013 से लेकर के 2025 तक अभी तक जितने भी सीसेट हुए हैं वो सारे के सारे सीसेट को एनालाइज करने के बाद में टोटल में लगभग कोशिश करूँगा 100 से लेकर के 150 टाइप के जो भी यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन को पूछा है मल्टीपल टाइम रिपीट करके, तो उनको क्या करूँगा मैं एक सिंगल मैराथन में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके अगर एक तरीके से रिस्पॉन्स से ही मुझे पता लगता है कि आपका एक तरीके से जो वीडियो पे रिस्पॉन्स रहता है उसी के अकॉर्डिंग मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम लोग आज का क्लास, और आपको देख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं किस पे, जो अपना एक तरीके से जो पीडीएफ वाला सेक्शन है उस पर आ गए हैं, और इसमें क्या सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं पिछले 3 सालों के। इसमें क्या 2023, 24, 25 तक की क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, गुणनफल 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8 और लास्ट में दिया 25 की पावर 50 से प्राप्त पूर्णांकों के अंत में कितने शून्यगत मतलब कि क्रमागत शून्य होंगे। यानी कि आपको इस प्रकार से अगर गुणा करी जाए तो आपको फाइनली लास्ट में कितने शून्य मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। वैसे तो आप देख के लगेगा कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है, परंतु अगर आप इसको सिंपली अगर आपको ट्रिक पता है और आपको सॉल्व करने का तरीका पता है तो आपको इसको सॉल्व करने में मात्र 1 मिनट लगेगा, या फिर इससे कम भी समय लग सकता है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर आगे दोबारा यूपीएससी इसी क्वेश्चन को पूछे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बस एक ट्रिक पता होनी चाहिए। क्या ट्रिक होती है वो होती है आपको निकालना है शून्य। तो इसका मतलब जीरो निकालने की ट्रिक होती है आपको 5 गुणे 2 यानी कि इन दो का एक तरीके से पेयर ढूंढना होता है जहाँ पे आपको जे मिल जाए। इसका मतलब होता है वहाँ पे 10 होगा, तो आपको पता होगा 5 दूनी 10 यानी कि वहाँ पे 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 5 गुणे 2 की पावर अगर 2 मिल जाए यानी कि वहाँ पे आपको क्या मिलेगा 100 मिल जाएगा, यानी कि 10 की पावर 2 मिल जाएगा। तो यही ट्रिक आपको लगानी कि पहले आपको क्या काउंट करना है, इसमें टोटल कितने 5 हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कितनी है 25 की पावर यहाँ पे 50 लिखा हुआ है। अगर 25 की पावर 50 है यानी कि 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और इसकी पावर कितनी लिख सकते हैं 50। इसका मतलब आपको यहाँ से 5 कितने मिलेंगे, यहाँ से आपको मिलेंगे 5 100। सीधे सीधे आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको यहाँ से 5 यहाँ से 50 मिलेंगे, 50 यहाँ से, इसका मतलब क्या आपको 5 यहाँ से कितने मिले 105 मिल गए। और इसका मतलब क्या है 105 यहाँ से मिल गए। और दूसरा हम लोग क्या काउंट कर लेते हैं, यहाँ से देख रहे होंगे 4 की पावर 8 लिखा है यहाँ पे, 4 की पावर 8 यानी कि उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा 5 की पावर 9। तो इसका मतलब 5 की पावर 9 में यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से हमें कितने मिले 109 यहाँ से मिल गए, मतलब कि 5 जो है 105 यहाँ से मिल गए। तो टोटल हमारे पास कितने 100 होगा 109 100 हो गए। तो अभी हम लोगों ने कितने 100 ढूंढ लिया 109 100 मतलब कि 109 5 ढूंढ लिए। और आप देखेंगे विकल्प में कितने दिए, विकल्प में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितना लिखा 50 है। इसका मतलब सीधे सीधे ये समझ गया यहाँ पे ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमने क्या ऑलरेडी 109 जो है 5 ढूंढ लिए हैं, और 2 हमें कहाँ से मिल जाएंगे, 2 हमें सीधे सीधे यहाँ से मिल जाएंगे। और इसके आगे जो नंबर आएंगे जैसे कि यहाँ पे 16 की पावर भी कुछ आएगा, तो यानी कि 2 हमें बहुत सारे मिलेंगे, तो 2 वहाँ से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया 50 यहाँ पे है, तो यानी कि ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या ऑलरेडी 109 आ चुका है। यहाँ पे 55 दिया है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या 109 ऑलरेडी है। तो इसका मतलब क्या है 100 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 100 से ज़्यादा हमारे पास ऑलरेडी है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचा 200। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा हमारा, फाइनली इसका आंसर होगा 200। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको जो क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। एक बार मैं अगर आपको रिपीट करके बताना चाहूँ तो मैंने क्या किया, मैंने आपको सिंपली बताया आपको क्या देखना है 5 और 2 के जोड़े देखने हैं, और उसी हिसाब से आपको बता देना है कि कितने जीरो आएंगे। अगर आप 5 और 2 के 100 जोड़े मिले तो 100 जीरो आएंगे, 109 जोड़े मिले तो 109 जीरो आएंगे। यहाँ से आपको कितने मिल गए थे 100 की पावर मतलब कि 5 की पावर, यहाँ से आपको मिले थे 5 की पावर 100 मिल गया था। और उसके बाद भी इसके आगे वाला जो स्टेप आया था 5 की पावर 9 वाला, वहाँ से मिल गया था हमें 5 की पावर 9।
तो यानी कि हमारे पास कितने हो गए थे, 109.5 हो गए थे, 109.5 हो गए थे। इसका मतलब हमारे पास 109.0 हो गए थे। तो इसका मतलब यहाँ पे 200 आंसर हमारा इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक परीक्षा में क्या बोला है, 80 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, 70 छात्र जो हैं गणित किसमें, हिंदी में उत्तीर्ण है, 15% छात्र जो हैं दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं। अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे पढ़ा है। यहाँ पे देख रहे हैं उत्तीर्ण का डाटा दिया, यहाँ पे भी उत्तीर्ण का डाटा दिया, यहाँ पे अनुत्तीर्ण का दिया। अभी देख रहे हैं आंसर किसमें पूछा है, ऐसे छात्रों का प्रतिशतता बताइए, यानी कि कितनी होगी जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होंगे। यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया अनुत्तीर्ण वाला, तो इसका मतलब क्या है, आपको सारे के सारे डाटा हैं उसको क्या किस में चेंज करना पड़ेगा, अनुत्तीर्ण में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जो फेल वाले हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है अंग्रेजी में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, 80% जो छात्र हैं अंग्रेजी में पास हुए हैं। इसका मतलब अंग्रेजी में फेल कितने हुए, तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि अंग्रेजी में फेल कितने हुए होंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश में कितने फेल हुए, 80% अगर छात्र पास हुए हैं तो यानी कि 20% जो है फेल हुए हैं, तो 20% हमारे होगा। उसके बाद हम देखेंगे आप 70% जो है हिंदी में पास हुए हैं। इसका मतलब हिंदी में फेल कितने हुए, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हिंदी में फेल हुए हमारे कितने, 30%। तो ये चीज़ आपको आराम से पता लग गई होगी। और आगे क्वेश्चन में ही दिया था कि 15% जो है छात्र किस में फेल हुए, दोनों में फेल हुए हैं। तो दोनों में जो फेल हुए हैं, यहाँ पे मैं डी बना देता हूँ, दोनों में कितने फेल हुए हैं, 15% छात्र जो हैं दोनों में फेल हुए हैं। आपको बताना है कि केवल सिंगल जो सब्जेक्ट है उसमें कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं। तो इसके लिए सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, वेन डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉमन वाला ये दिया है, जो सिंगल दिए हैं, और फाइनली आपको पूछा है कि एक विषय में कितने छात्र टोटल फेल हुए हैं। तो आप कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम बनेगा इस प्रकार से, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, इस तरीके से और इस तरीके से। जे मान ली हमारा हो गया इंग्लिश का, जे हमारा हो गया हिंदी का। अभी देखेंगे, आप देखेंगे 15% जो थे दोनों में थे, दोनों का मतलब क्या है, जो कॉमन एरिया यही है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 15% आ जाएगा। और हिंदी में टोटल कितने थे, हिंदी में टोटल 30% थे, तो 15 तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो इसका मतलब 15 हमारे यहाँ पे भर दिए जाएंगे। बाकी हमारे इंग्लिश में कितने फेल थे, 20% थे, और 15 हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसका मतलब क्या 5 हमारे यहाँ पे बचे हैं। और अब देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था केवल एक सिंगल विषय में कितने छात्र जो हैं अनुत्तीर्ण हैं। तो आप देख सकते हैं सिंगल जो छात्र हैं कितने हैं, आप इस शेडेड एरिया जो हमारा क्या है डबल वाला, इसका मतलब हम इसको छोड़ दें, बाकी जो बचा हमारा वो सिंगल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 इधर हो गया, 15 इधर हो गया, यानी कि टोटल क्या हो गया हमारा 20 हो गया। आप देखेंगे इसका आंसर 20 किस में है, तो बी वाला, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिंपली किसी भी क्वेश्चन को आए, अब यूपीएससी यहाँ पे क्या है 85 कर सकती है, यहाँ पे क्या कर सकती है 70 की जगह 75 कर सकती है, यहाँ पे 25 कर सकती है। तो कितनी भी बार मल्टीपल टाइम्स जो डाटा को चेंज करें, आपको क्या है सिंपल इसी तरीकों को यूज़ करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। तो आशा करते हैं कि आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पोस्ट करके अपने आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। बाकी आप लोग ये भी बताते रहिएगा आपको वीडियो समझ में आ रहा है या फिर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या नया जो वीडियो आएगा वो आपको कर दिया जाएगा। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि इसमें बोला गया है 150 प्रतियोगियों वाली किसी एक शतरंज टूर्नामेंट में जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है उसे बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित किया गया है कि कोई भी बाजी बराबरी या फिर यानी कि ड्रॉ या फिर टाई निर्णित नहीं हुआ, यानी कि 150 प्रतिभागी हैं जो टूर्नामेंट खेल रहे हैं और उसमें कोई भी एक हार जाता है तो उसे क्या बाहर कर दिया जाता है। इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजियां खेली गई, यानी कि अगर 150 अभ्यर्थी आपस में एक दूसरे से खेलते हैं, उसमें अगर कोई भी एक छात्र जो है मतलब कि एक तरीके से प्रतिभागी है वो अगर हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। तो फाइनली पूछा गया कि आपको कितने टूर्नामेंट होंगे। आप लोग जानते भी होंगे कि IPL वगैरह होता है या फिर जो भी गेम होते हैं सेम टू सेम वही चीज़ पूछा गया। तो इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख लीजिए। क्या ट्रिक होती है, n-1। अब यहाँ पे देख रहे होंगे जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी एक तरीके से 2023 का टफ भी क्वेश्चन था, मतलब कि पेपर जो टफ था। अगर आप इस ट्रिक को याद रखे होते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो जाती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया हमारा 150, तो 150 -1 यानी कि 149। फाइनली आपका आंसर क्या हो गया C। अब देख रहे एक अगर आपको क्वेश्चन आता है और आपको ट्रिक पता है तो ये मान के चलिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 सेकंड से भी ऊपर नहीं लगेगा। बस अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या एक एक करके काउंट करते रहिए। और इसमें क्या है सीसेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही आती है कि जो बच्चे होते हैं यानी कि जो भी एस्पिरेंट होते हैं उनका टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता। बाकी क्वेश्चन तो सभी को आते हैं और सभी लगा पाते हैं। आप वैसे बनना ये ना हो कि IITian आप लोग जानते होंगे
कि IITian भी फेल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें क्वेश्चन तो आते हैं पर वो क्या टाइम के अंदर मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कि अगर आपने सही से प्रैक्टिस नहीं की तो आपको क्या सीसेट में प्रॉब्लम होगी। तो सीसेट मेन चीज़ क्या है? बस प्रैक्टिस का ही है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु हैं, ठीक है। इन बिंदुओं के शीर्षों और व्यासों को एक भुजा लेकर के कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो सीधी सी बात बोली है, इन्होंने एक वृत्त बनाया है, उसमें 8 बिंदु बनाने हैं। 8 बिंदु का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला है कि इनके जो है बिंदुओं को लेकर के 8 बिंदुओं को लेकर के इनमें से क्या मतलब कि 3 त्रिभुज बनाने हैं। तो टोटल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो हम जैसे कि इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो आपका 1 बन गया। इसी प्रकार से हम इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो 2 मिल गया। इसी प्रकार से इसको लेंगे, 3 मिल गया। इसी प्रकार से इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो 4 बन गया। यानी कि आप हर एक बिंदु से एक अगला त्रिभुज बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर फाइनली देखें तो आप कितने त्रिभुज बना सकते हैं? आपके पास टोटल बिंदु कितने हैं? 8 है। एक त्रिभुज में कितने बिंदु होते हैं? 3 होते हैं। तो इसका मतलब कि 8 3 24। सिंपली आप इस प्रकार से अगर आप लगाते हैं तो आप फाइनली लगा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 24 हो जाएगा। अब ये क्या है? ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, स्मार्ट ट्रिक्स हैं। इसके जरिए आप क्या अपना जो क्वेश्चन है उसको बहुत जल्दी और बहुत फास्ट तरीके से लगा पाएंगे। और इसी प्रकार के और भी ट्रिक्स मतलब कि जानने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो लगभग मान के चलिए आपको क्या 100 से लेकर के 150 ट्रिक देगा, जो कि 2013 से लगा करके 2025 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए क्या मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे क्या थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, वो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आने के लिए जल्दी से जल्दी आ सके। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और सारे के सारे जो क्वेश्चन क्या है PYQ में आप देख सकते हैं। 7 9 10, उसके बाद में इसका मतलब क्या आया, यानी कि 8। आप लोग जो स्टार का देख रहे होंगे तो इसका मतलब होता है ऑपरेशन, यानी कि 7 ऑपरेशन 9, 9 ऑपरेशन 10 इज इक्वल टू कितना आया? 8 आया। वही 9 ऑपरेशन 11 ऑपरेशन 30 इज इक्वल टू 5 आया। 11 ऑपरेशन 17 ऑपरेशन 21 ऑपरेशन इज इक्वल टू कितना आया? 13 आया। और इसी प्रकार से आगे दिया है, तो आपको बताना है 23 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 15 का मान क्या होगा। अभी आप देखेंगे इसको सॉल्व करें, अगर आपको एक तरीके से माइंड में क्लिक हो गया तो आप तुरंत लगा देंगे, वरना आप अगर आधा घंटा भी लगा देंगे इसका आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे देखना है कि ऑपरेशन कैसा लगा। अगर आपके 3 ऑपरेशनों के बाद में अगर डाटा बढ़ गया तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि उसमें जोड़ हुआ है या फिर मल्टीप्लाई हुआ। आप देखिए कि मतलब कि अगर ज़्यादा बड़ा है तो यानी कि मल्टीप्लाई हुआ, अगर थोड़ा बड़ा है तो यानी कि जोड़ हुआ, अगर कम हुआ है इसका मतलब क्या घटाना या फिर डिवाइड हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, एक तरीके से यहाँ पे घटा ही है, परंतु फिर भी क्या यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। जब आप 7 9 और 10 को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 7 + 9 + 10, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 7 9 कितना होगा? 16, 16 10 26। तो यानी कि यहाँ पे तो हमारा 26 आया है जोड़ने पर, परंतु जो UPSC ने उसने आंसर क्या दिया इसका? 8 दिया है। अब जो हमारा 8 कैसे आएगा? तो यहाँ पे छोटी सी ट्रिक और है कि हम जब 26 में दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 8 मिलेगा, यानी कि 6 और 2 जोड़ेंगे तो आपको 8 मिलेगा। तो यही यहाँ पे छोटी सी ट्रिक थी। आगे आप इसी प्रकार से देखेंगे 9 11 और जब 30 को जोड़ेंगे तो 9 और 10 कितना हो जाएगा हमारा? 9 10 20 हो जाएगा, और 20 और प्लस आगे कितना दिया? 30, कितना हो जाएगा हमारा? 50। इस प्रकार से इसमें जब 5 और 0 जोड़ेंगे यानी कि हमारा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या दिया था? 5 दिया था। इसी प्रकार से हम जब क्या करेंगे, अपना इन वाले नंबरों को जोड़ेंगे, उसके बाद में जो नंबर आएगा उसके नंबर को भी जोड़ेंगे तो हमारा 13 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी करना है, क्या करेंगे हम? 23 + 4 + 15, तब जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 23 और 4 कितना हो गया हमारा? 27 + 15 कितना हो जाएगा हमारा? 27 + 15 यानी कि 5 और 7 12, और 2 और 2 कितना हो गया हमारा? 4, यानी कि 42 हो गया। अभी इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि 6। तो इसी प्रकार से हमें क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये ट्रिक भी आप लोग क्या हमेशा ध्यान रखिए, UPSC इसको भी रिपीट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा क्या, किसी ध्वज को लाल हरे पीले रंग में कुछ या फिर सभी रंगों का प्रयोग करके 4 क्षैतिज पट्टियों द्वारा निरूपित किया गया है, ठीक है। ऐसे कितने विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है कि इस प्रकार का कोई 2 आसन्न पट्टियाँ एक ही रंग की ना हो। अभी आप क्वेश्चन को पढ़ के ही आप समझ गए होंगे क्या बोला गया। कोई ध्वज है जिसमें क्या लाल है, हरा है और पीले रंग का कुछ उपयोग किया गया। यहाँ पे बोला सभी रंगों का उपयोग करके 4 क्षैतिज पट्टियाँ निरूपित की गई। कितने
ऐसे विभिन्न तरीके होंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ पूछा? तरीके। तरीके का मतलब क्या हो गया? आपको क्या करना पड़ेगा? परम्यूटेशन लगाना पड़ेगा। अब जिसको परम्यूटेशन नहीं आता वो क्या करेगा? बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेगा। वरना मैं यहाँ पे जो आपको बताऊँ वो चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 3 रंग है, एक लाल, एक हरा, एक पीला, और आपको क्या है? 4 क्षैतिज पट्टियाँ, यानी कि आपके पास 3 डाटा दे दिए। एक तो क्या हो गया आपका? 4 पट्टियाँ हैं, 4 पट्टियाँ हैं और 3 रंग हैं। तो यहाँ पे जब परम्यूटेशन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? 4p3। अब परम्यूटेशन खोलने का आपको तरीका भी आना चाहिए। कैसे खोलते हैं परम्यूटेशन? फैक्टोरियल 4, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल 4, अपॉन में होता है फैक्टोरियल 4 - 3। तो इसका आप जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 लिखा हुआ हमारा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4 फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है हमारा? 1 होता है, और फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 4 को खोलने का तरीका क्या होता है? तो फैक्टोरियल का खोलने को जिसको तरीका नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। 4 × 3 × 2 × 1। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया? 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24। तो फाइनली इसका आंसर भी क्या आएगा हमारा? 24 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो परम्यूटेशन होता है उसको खोलने का तरीका होता है। और कॉम्बिनेशन का तरीका जो होता है इस प्रकार से 4C, 4 ना लिख करके हम इसे लिख देते हैं यहाँ पे NCR। तो जो कॉम्बिनेशन होता है उसका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r इंटू फैक्टोरियल r। तो ये फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे ज़रूरत होता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारा परम्यूटेशन का यूज़ हुआ तो हम लोगों ने परम्यूटेशन लगाया, यहीं पे कॉम्बिनेशन का यूज़ होगा, वहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उस समूह को चुनिए जो अन्य समूह से भिन्न है। अब देख रहे होंगे 1 2 3 4, 4 आपको ऑप्शन दिया है, इनमें से बोल रहा है कौन सा भिन्न है। वैसे तो आप इसमें क्या है, हर एक ट्रिक लगा लीजिए, कोई भी ट्रिक आपके काम में नहीं आएगी, क्योंकि क्या है इसमें ट्रिक है ही नहीं। आपको बस अगर एक चीज़, छोटी सी चीज़ पता है तो आप इसको सिंपली देख के ही लगा पाएंगे। और इसमें क्या ट्रिक है? ट्रिक इसमें यह है कि इसमें सारे के सारे जो नंबर हैं, इसमें केवल एक ऐसा ही जे यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट है कि इसमें सारे के सारे जो हैं अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब एक तरीके से जो ऐसे नंबर जो किसी भी संख्या से नहीं डिवाइड होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। बाकी सारे के सारे क्या हमारा गलत है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा डाटा सफिशिएंसी एंड इनसफिशिएंसी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। एक प्रश्न दिया है, आप देख रहे होंगे इस बार यूपीएससी जो है लगातार इन सारे के क्वेश्चन को रिपीट भी कर रही है, यानी कि जो डाटा सफिशिएंसी और जो इनसफिशिएंसी का क्वेश्चन है इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ा रही है। पहले 1 2 पूछती थी, उसके बाद 4 5 पूछने लगी, और अभी क्या, अभी तो कभी कभी 10 10 12 12 क्वेश्चन भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसको क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है कि वैसे तो काफ़ी टफ लगेगा, पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से आप कर पाएंगे। यदि एक कक्षा में 60, यानी कि एक कक्षा में औसत अंक कितना है? 60 है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी? यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया है उसके बाद में 2 कथन दिए हैं और आपको बताना है कौन सा आंसर सही निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। सीधे सीधे बोला है एक कक्षा में 60, मतलब कि औसत अंक 60 है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, कथन एक क्या दिया है? कक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? 70। ठीक है, यानी कि अधिकतम अंक हमारे पास कितना है? 70 हो गया। न्यूनतम कितना है? न्यूनतम 50 है। ठीक है, हमें इससे क्या पता लगा? इससे हमें ये तो पता ही नहीं लगा कि छात्र कितने हैं, यानी कि हमें पूछा क्या है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। हमें क्या है छात्र की अधिकतम और न्यूनतम अंकों की संख्या पता लगी, ना कि छात्रों की संख्या। सेकंड स्टेप में क्या बोला, यानी कि दूसरा कथन क्या बोला? कक्षा में अधिकतम अंक या न्यूनतम अंकों को छोड़ देने से औसत में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, औसत में कोई अंतर नहीं होता, तो इससे भी हमें क्या छात्रों के नंबर के बारे में नहीं पता लगा। अब जब आप दोनों को अलग अलग लगा के देखेंगे फिर भी आप नहीं निकाल पाएंगे। जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे फिर भी आपको क्या छात्रों के, मतलब कि एक तरीके से अंक के बारे में तो पता लगा, पर छात्रों की संख्या के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा। इसका मतलब ये आप जब इसका ऑप्शन देखेंगे, प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेला एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले अन्य का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो आपने अभी देखा होगा कि किसी एक का भी यूज़ करके हम लोग नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हमारा फर्स्ट गलत है। प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक का भी आप यूज़ करके भी नहीं दे पा रहे, तो यानी कि हमारा बी वाला भी गलत है। प्रश्न का उत्तर दोनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी एक का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जब दोनों को कंबाइन किया था फिर भी क्या हम लोगों ने इसका आंसर नहीं निकाल पाया था। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? जाहिर सी बात है डी। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों को एक साथ प्रयोग करके भी नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार से आपको क्या है समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कि आपको डाटा सफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी का क्वेश्चन कैसे लगाना है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। जो आप लोग देख रहे होंगे क्लॉक, यानी कि घड़ी का क्वेश्चन आया है। क्या बोला है? एक किसी घड़ी में एक ही दिन, यानी कि एक ही दिन की बात हो रही है, 10 AM और 10 AM और 2 PM के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई
कितनी बार संपाती होंगे। संपाती का मतलब आप लोग जानते होंगे एक के ऊपर एक दूसरी सुई आना, इसे हम बोलते हैं संपाती। यानी घंटे वाली सुई हो गई और मिनट वाली सुई हो गई, एक के ऊपर एक आ जाए तो इसे हम कहेंगे संपाती होना। तो बोला है 10 बजे से लेकर के, यानी कि सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आएंगी। तो पहले आप सिंपली इसको बनाने के लिए घड़ी बना लीजिए। जे हमारा 12, जे 6 हो जाएगा, जे 3 और जे 4, यानी कि 12, 6, जे 3 और जे क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे हमारा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 11 आएगा, यहाँ पे हमारा 10 आएगा। अब बोला है 10 से लेकर के 4 तक, 10 से लेकर के हम 2 तक जाते हैं, यानी कि अभी मान लेते हैं 10 बजाए। ठीक है, अभी मान लेते हैं 10 बजाए। ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और मिनट वाली सुई यहाँ से आकर के यहाँ तक आएगी और यहाँ पे 12 तक आएगी। ठीक है, तो यानी कि घड़ी की जो सुई है एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आई, एक बार आई। ठीक है, बिल्कुल सही, एक बार आ गए। उसी प्रकार से जब 10 से 11 में आई एक बार आई, तो 11 से जब 12 में आएगी फिर भी क्या होगी, एक बार आएगी। तो इसका मतलब क्या हमारा +1, यानी कि 2 बार हमारी संपाती हो गई। उसके बाद में क्या करेगा, यही रिपीट फिर से होगा। क्या रिपीट होगा, एक हमारा यानी कि 2 बार हो गया। फिर से जब 12 से लेकर के 1 बजे आएगी, यानी कि जब सुई हमारी 12 से 1 में आएगी, जब सुई 12 से 1 में आएगी तब क्या होगी, सुई की जो फिर से रिपीट होकर के फिर से यहाँ तक आएगी, 12 तक आएगी। तो 12 तक आएगी, इसका मतलब कि हमारा एक बार फिर से मिल जाएगा। पर जब आपकी सुई जब 2 बजने में होगा, जब 2 बजने को होगा, जब आपकी सुई घूम के यहाँ से यहाँ तक आएगी, वो कहाँ तक जाएगी, केवल 12 बजे तक ही जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी घड़ी जो होगी एक तरीके से सुई संपाती नहीं हो पाएगी। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा हमारा, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 बार। तो आप ये बात आप समझ गए होंगे। अगर आप कॉमन सेंस से भी लगाते हैं फिर भी आप लगा सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा कैलेंडर का। देख रहे होंगे हम लोगों ने क्या, घड़ी, कैलेंडर, एक तरीके से डाटा सफिशिएंसी, और क्या हो गया आपके नंबर सिस्टम हो गया, और जैसे कि आपका जो हो गया मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे के सारे मतलब कि इंपॉर्टेंट एक तरीके से टॉपिक थे, वो सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। अब देख रहे हो कैलेंडर का जो क्वेश्चन आया है, और ये भी एक तरीके से कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में। वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। हम देखेंगे पीसीएस भी रिपीट करता है इस क्वेश्चन को, यूपीएससी तो रिपीट करता ही है। तो आपको समान कैलेंडर वाला ट्रिक पता होगी तो आप इसको आराम से लगा पाएंगे। कैसे लगाएंगे, आप क्या करेंगे, जो कैलेंडर दिया है उसी वर्ष को आप डिवाइड करेंगे, और आपको ये भी पता होगा जो मतलब कि लीप ईयर होता है वो हर एक 4 साल में आता है, हर 4 साल में लीप ईयर आता है। तो पहले 2025 से लिख लेते हैं हम लोग, और इसको हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, तो इसका मतलब हमारे पास कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा। अब रिमाइंडर 1 बचा तो इसका मतलब हमें क्या है कि घड़ी जो है कि कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा। तो आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, अगर 1 बचता है तो कैलेंडर हमारा कितने साल बाद रिपीट होता है, 6 साल बाद रिपीट होता है। तो 6 साल बाद रिपीट होगा, इसका मतलब क्या है 2025 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 31। इसका आंसर क्या होगा हमारा 2021 में कैलेंडर 2025 की तरह ही होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। और छोटी सी ट्रिक मैं और बता देता हूँ कि जब भी आपका रिमाइंडर 1 बचे तो 6 जोड़ना है, जब भी 2 या 3 बचे तो आपको क्या जोड़ना है, तब आपको 11 जोड़ना है। अब अगर कभी क्या होता है 0 आ जाता है तो क्या जोड़ना है आपको, 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा। आप जितनी भी नंबर आए आप अगर डिवाइड करेंगे, बस यही 3 मतलब कि यही 4 नंबर आपको आएंगे, या फिर 1 मिलेगा, या फिर 2 और 3 मिलेगा, या फिर 0 मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से अगर कोई भी कैलेंडर वाला क्वेश्चन आता है और रिपीट वाला आता है तो आप आराम से क्वेश्चन करवाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आए अभी तक की। अगला क्वेश्चन आता हमारा बहुत सिंपल है, अगर देखने में आपको लग रहा होगा टफ तो वैसे नहीं है, आप सिंपली केवल 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे, जब 85, 87, 89, 91, 95 और 96 को 100 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या रहता है। यानी कि अभी अगर आप सिंपली सॉल्व करेंगे, एक नॉर्मल एस्पिरेंट जिसको क्वेश्चन नहीं आता है बिल्कुल भी, तो वो क्या करेगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेगा, इसकी करेगा, इसकी करेगा, फिर 100 से डिवाइड करेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर आपने मल्टीप्लाई करने बैठे ना तो आप 10 मिनट ऐसे लगा देंगे मल्टीप्लाई में। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या होगी कि आप देखेंगे 100 से आप भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था आपको 100 कैसे मिलते हैं, यानी कि आपको 0 कैसे मिलते हैं, 5 और 2 के जोड़े से। तो सिंपली यहाँ पे भी क्या करना है, आपको 5 और 2 के जोड़े निकालने हैं। अब देखेंगे 5 आपको कहाँ से मिलेगा, लास्ट में जिसके 5 है वहीं 5 मिलेगा, यानी कि 17 5 जा 85। तो 1 5 आपको यहाँ से मिल जाएगा, और 1 5 कहाँ से मिलेगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसका मतलब 1 5 हमें यहाँ से मिल जाएगा, 19 पंजे 95, यानी कि 5 1 हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 5 होगा। जब 2 5 होगा और 2 तो हमें ऑलरेडी मिल ही जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग कितने भी 2 निकाल सकते हैं, यानी कि मतलब कि काफ़ी 2 मिल जाएंगे आपको, काम भरेगा। तो इसका मतलब कि आपके पास 5 गुणे 2 के कितने जोड़े मिल गए, 2 जोड़े मिल गए।
अब जब 2 जोड़े मिल गए तो आपकी इसका मतलब क्या होगा, 100 बना देगा, क्योंकि 5 × 2 यानी कि सीधे सीधे 100 बना देगा। अब जब आपके इन मल्टीप्लाई के लास्ट में 2 जीरो मिल जाएंगे, अब जब आप 100 से ही भाग करेंगे, यानी कि जब आपके मल्टीप्लाई में 100 मिल रहा है और जब आप 100 से ही भाग कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिमाइंडर आपके पास कितना बचा, 0। तो यानी कि आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा, ए बन जाएगा। अगर आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है तो आप लोग एक बार फिर से रिपीट कर लिया करिएगा क्वेश्चन को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है कि कौन सी संख्या लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी भुजा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, मतलब अगर आप लगाएंगे तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर लेंगे तो आप सिंपली सॉल्व करा पाएंगे जल्दी से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सभी का आधार एक सेम करने की कोशिश कीजिए। जैसे 2 की घात 40 दिया, ठीक है, 2 की घात 40 को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि इसका आधार जो है लघुत्तम है, ठीक है। उसके बाद 3 की घात 21 दिया, तो 3 की घात 21 भी क्या हमारा, इसका भी आधार लघुत्तम है, ठीक है। अब देख रहे हो कि 4 की घात 18 दिया, तो इसको क्या करेंगे आप, इसको 2 की घात 2 और इसकी घात 18, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा 2 की घात जी कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो ये हो गया हमारा 2 की घात 36, ठीक है। अभी क्या आया हमारा 2 की घात, इसके बाद में 8 की घात 12, तो इसका भी आधार हम क्या करते हैं, लघुत्तम करते हैं। तो 2 की घात 3 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात 3, और इसकी घात में क्या लिखने हैं, 12, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा 2 की घात कितनी आ जाएगी, क्योंकि घातें क्या होती हैं गुणा में, यानी कि पावर में ऊपर ऊपर की घातें क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी कि 36। अब देख रहे हैं कि 2 की घात 36 इसका भी आया, 2 की घात 36 इसका भी आया, और यहाँ पे पूछा था कौन सी संख्या लघुत्तम है। तो सीधी सीधी एक बात तो आपको कन्फर्म हो गई कि क्या आपका 2 की घात यानी कि 8 की घात 12 और जो है 4 की घात 18, ये तो हो ही नहीं सकते। अब देख रहे हैं आप 50-50 भी लगाएंगे फिर भी आप क्या है, लगभग अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए। अब यहाँ पे देखेंगे 2 की घात 40 है, यहाँ पे क्या 3 की घात 21 है। वैसे तो इसका क्या है, सॉल्व करने का एक तरीका और है कि आप क्या इनको एक तरीके से इनका भी एलसीएम लीजिए और उसके बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करके तुलना कीजिए। वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग क्या कर लीजिए, यहाँ पे बस इतना कर लीजिए, जब 2 की घात 40 है तो आप क्या कर लीजिए 2 गुणे 2 कर लीजिए, उसकी घात क्या कर दीजिए 20 कर दीजिए, यानी कि जी का हो जाएगा आपका 4 की घात 20 हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ से तुलना करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि 3 की घात जो 21 है, ये 4 की घात 20 है। इसका मतलब क्या है, ये 4 ज़्यादा है तो ज़्यादा, मतलब कि 4 ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी पावर जब ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो 2 की घात 4 है यानी कि 2 की घात 40 है वो ज़्यादा लगेगा। तो इसका प्रकार से आप क्या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसको आप टिक लगा सकते थे। वैसे तो इसका प्रोसेस अभी आगे काफ़ी लंबा है, आपको बाद में इन दोनों की पावर का एलसीएम लेना पड़ता, उसके बाद में जो भी एलसीएम आता है इन दोनों की पावर में मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके थोड़ा सा रिस्क लेते हुए आप आगे बढ़ सकते थे अपना टाइम बचाने के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, क्योंकि हमें पता है कि अभी तक के जो भी एस्पिरेंट रुके हैं वो सारे के सारे एस्पिरेंट क्या होंगे, सीरियस एस्पिरेंट होंगे, क्योंकि क्या है नॉन सीरियस एस्पिरेंट तो 1-2 क्वेश्चन देख के ही भाग गया होगा, और जो अभी तक के रुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का एक तरीके से सपोर्ट ये क्या मैं इस प्रकार के वीडियो ला पाता हूँ, और जो आप लोग जो मतलब कि आप लोग अभी तक रुका हुआ है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला है यदि 0 को CHUR चोर लिखते हैं तो प्लेयर को किस रूप में लिखेंगे, यानी कि सीधे सीधे बोला है 0 को चोर लिखा है तो प्लेयर को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, यानी कि एक तरीके से कोडिंग वाला क्वेश्चन है। अब जेड की बाद में क्या आया हमारा C आया, इसका मतलब क्या हुआ, जब जेड में हम 3 जोड़ेंगे तब आपको C मिलेगा। ओ में क्या जोड़ेंगे आप, ओ ये क्या है LMNO, ओ के बाद में PQR, इसका मतलब क्या हम 3 जोड़ रहे हैं तब हमें आंसर मिल रहा है। इसी प्रकार से आप प्लेयर में भी जोड़ लीजिए, P में कितना जोड़ेंगे 3, P के बाद में QRS, यानी कि हमें यस वाला जोड़ना है, तो यस तो तीनों में है यानी कि यस तो तीनों में मिल गया। अभी हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट हमारे क्या हो सकता है डिफरेंट हो। R के बाद में क्या आ गया STU, अब U किस में मिला, हमें इसमें मिला, तो सीधे सीधे हमें आंसर क्या मिल गया, D मिल गया। तो एग्जाम हॉल में क्या आप इस प्रकार से अपना क्या कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। यानी कि पहले फर्स्ट वाला चेक कर लीजिए, उसके बाद में देख लीजिए लास्ट वाला चेक कर लीजिए, फिर से फर्स्ट चेक कर लीजिए, तो आपको टाइम बच जाएगा, सारे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, आप लोग देखेंगे एक तरीके से अरेंजमेंट वाला। अब देखेंगे हर प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में लेने की कोशिश की है, और जो सोच लीजिए कि आपका जो 2023 से लेकर के यानी कि 2013 से लेकर के 2025 वाला क्वेश्चन है, जो मैराथन आएगी वो आपका एक तरीके से सीटेट पूरा क्लियर करा देगी। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इन वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, और अगर आप जब इस क्वेश्चन को आगे तक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा जो क्वेश्चन क्या अरेंजमेंट का तो है, परंतु इसमें भी क्या है यूपीएससी ने डाटा सफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी का यूज़ कर लिया। अब जब आगे आप पढ़ेंगे, देखिए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि
सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त में से कितने कथनों की आवश्यकता होगी। तो यानी कि आपको ये नहीं पूछा कि सबसे बड़ा कौन है, आपसे ये पूछा कि इनमें से कितने कथनों की आवश्यकता होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कि हमारा क्या डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बन गया। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं इसको हम लोग। बोला है ए की मतलब कि ए आयु में बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए जो हमारा है आयु में बी से बड़ा है। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट का यूज़ कर लिया, यहाँ पे हम लोग क्रॉस का लगा देते हैं ताकि हम लोगों को पता लगे हम लोगों ने कितने यूज़ कर लिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा यूज़ करते हैं जो हम लोगों ने क्या एक तरीके से कनेक्शन का फील हो, मतलब कि यानी कि कनेक्टेड हो, यानी कि ए और बी का हम लोगों ने डाटा यूज़ किया। तो अब हम लोग ऐसा ही जो स्टेटमेंट है यूज़ करेंगे जिसमें ए और बी कोई एक आता हो। तो देखते हैं ए किस में आता है हमारा, तो ए हमारा इस वाले में आता है, इसका मतलब हम वाला 5वां वाला यूज़ करने वाले हैं। यफ आयु में ए से बड़ा है। ठीक है, यफ जो हमारा ए से बड़ा है, तो आपको इसी प्रकार से यूज़ करना है, आपको कनेक्टेड करते हुए, यानी कि आपको जितने भी स्टेटमेंट है उसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना। तो इस प्रकार से हमने क्या 2 यूज़ कर लिया। अभी भी क्या हमारे पास 3 का डाटा पता है, परंतु हमें पूछना है मतलब कि बताना है कि सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति कौन है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ए बी और एफ में से कोई एक ऐसा है जिसको हम यूज़ करें। तो यानी कि हमारा जो एक तरीके से देखेंगे चौथा वाला स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यफ आयु में डी से छोटा है, तो यफ हमारा जो है डी से छोटा है, तो डी से छोटा हमारा यफ है, यानी कि डी बड़ा हो गया। यफ आयु में डी से छोटा है, तो ठीक है हमारा डी से छोटा हो गया यफ। तो इस प्रकार से हमने क्या 3 का यूज़ कर लिया है। और अभी भी हमें क्या कंफर्म नहीं पता लगा कि कौन सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारे पास कौन कौन है, ए है, बी है, अभी सी और सी के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा हमें, डी है, डी तो हो गया, ई नहीं पता लगा, ई के बारे में नहीं पता, यानी कि हमें 2 के बारे में अभी नहीं पता और हमने 3 का यूज़ कर लिया। अब देखते हैं इनमें से कोई एक हम यूज़ कर सकते हैं क्या। तो चलिए डी वाला हम लोग डाटा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें डी ऑलरेडी हमारा आ चुका है। तो डी वाला क्या बोला है, सी और डी समान आयु के हैं, तो सी और डी समान आयु के हैं, इसका मतलब यानी कि इक्वल टू का साइन आएगा, सी और डी हमारे समान आयु के हो गए। तो सी और डी हमारे समान आयु के हो गए। तो हमने क्या 4 मतलब कि एक तरीके से स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया। और अभी भी क्या हमारे पास सारा डाटा नहीं मिल पाया कि सबसे बड़ा कौन है। क्यों नहीं आया, हमें ए के बारे में पता है, बी के बारे में पता है, सी के बारे में पता है, डी के बारे में पता है, परंतु ई के बारे में नहीं पता, केवल एफ के बारे में आगे पता है। तो ई के बारे में हमें कैसे पता लगेगा, और हमें बताना है कि सबसे बड़ा उम्र में कौन है। हम जब तक कि सबको नहीं शामिल करेंगे तब तक कि हम कैसे बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। फाइनली वो लास्ट स्टेज को भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ई आयु में सबसे छोटा है, तो ई हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ई। अब आप फाइनली बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, यानी कि सी और डी सबसे मतलब कि समान आयु के हैं और दोनों सबसे बड़े आयु है। तो इस प्रकार से हमने कितने डाटा का यूज़ किया। अब आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपको कितना मतलब कि कौन बड़ा है, आपसे पूछा गया कितने का यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं आपने क्या 5 के 5 कथन का यूज़ कर लिया, तब जाके आप आंसर बता पाए कि कौन सबसे बड़ा या फिर कौन बड़े हैं। इसीलिए देख रहे होंगे यूपीएससी ने इतनी चालाकी से यहाँ पे लिख दिया व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्धारित करने में। यहाँ से भी आप कॉमन लगा सकते थे कि शायद एक से अधिक ज़्यादा या फिर मतलब कि 2 लोग एक बराबर होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग का टाइम काफ़ी हो रहा है और फटाफट से क्वेश्चन को लगाना भी है। यदि किसी कोड को निर्धारित करने में पीओटी कोड क्या लिखते हैं हम लोग, ए पीओटी लिखते हैं। ट्रॉप को क्या लिखते हैं, ए ट्रॉप लिखते हैं। तो आपको एरोन का क्या लिखना होगा, सिंपल सा है, आप इसके आगे ए लगा रहे हैं और उल्टा लिख रहे हैं, ए लगा करके TOP लिख दिया है। सिंपली आप इसको क्या लिखेंगे, ए लगा लीजिए और पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिए, ANERA। तो यानी कि ANERA। डबल ए कहाँ पे हमारा मिल रहा है, डबल ए तो सभी में है, डबल ए के बाद में एन कहाँ पे मिल रहा है, यानी कि इसमें नहीं मिल रहा है, अब बाकी तीनों मिल रहा है। यानी कि बाद में ई किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। उसके बाद में क्या मिल रहा है हमारा, लास्ट में ए आ रहा है, तो लास्ट में ए हमारा इसमें आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है, देख लेंगे। इतना मतलब कि ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, आप अगर इसको सिंपली लगाते रहेंगे तो आप घंटों लगाते रहिए, इसका आंसर आपको नहीं मिलने वाला। इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, आप सिंपली इसको दोनों को लगा करके किसी प्रकार से आप लगा सकते हैं। क्या बोला है, 3, 14, 39, 84 और 258 है, बीच में ऑप्शन दिया है। यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे यूपीएससी ने ये पूछा है। तो पहला मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ कैसे आपको लगाना है, जो कि एक कॉमन ट्रिक है। वो कॉमन ट्रिक क्या है, आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हुए आपको लगाना है। फाइनली जो मिले उसको सभी को जोड़ करके यहाँ पे लिख देना है। कैसे करना है, जब आप 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। नहीं 9 नहीं, क्या मिलेगा हमें, 14 में से जब 3 घटाएंगे तो 11 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जब 14 में से 39 मतलब कि 39 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा हमें 5 और यानी कि 3 में से 1 गया 2, 25 मिलेगा। अब जब 84 में से, यहाँ पे मैं साफ कर देता हूँ, जब 84 में से 39 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, तब आप देखेंगे 14 में से 5 गया, मतलब कि 14 में से 9 गया, बचा 5 और यहाँ पे कितना बचा हमारा
यहाँ पे मिलेगा हमें 7 में से 3 गया बचा 4, यानी कि जब आप सभी को डिफरेंस कर निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा। यानी कि हम लोगों ने इनका डिफरेंस निकाला, इसका डिफरेंस निकाला और इसका डिफरेंस निकाला। अभी देख रहे हो कि इतना मिला, इसके आगे भी आपको फिर से डिफरेंस निकालना है। इसका हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना मिलेगा 4, और इसके बाद में कितना मिलेगा 1, 14 मिलेगा। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0 और 2, यानी कि फिर से हमें मिल जाएगा। फिर इसका जब डिफरेंस निकालेंगे मिलेगा हमें 6। उसके बाद में अभी क्या करना है, अभी आपको जोड़ना है। किसको जोड़ना है, मैं आपको लाइन खींच देता हूँ। 6 को जोड़ना है, 20 को जोड़ना है, 45 को जोड़ना है। इनको जोड़ करके किस में जोड़ना है, 84 में जोड़ देना है, 84 में जोड़ देना है। जो भी आपको मिले वो चीज़ आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम जोड़ के बता देते हैं आपको। 20 और 6 कितना हो गया आपका 26, 26 और जब 45 को जोड़ेंगे तो यानी कि सिंपली आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसका मैंने जोड़ लिया था ऑलरेडी, 155 आएगा। यानी कि 155 आपको यहाँ पे आंसर आएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक बता दी। मेन चीज़ मेरी क्या थी, ट्रिक बतानी थी, ना कि आपको क्या जोड़ घटाना सिखाना था। तो जैसे ही आपको समझ में आ गई होगी कि क्या करना है आपको, इसको घटाना, इसको घटाना, इसको घटाना, फाइनली घटाते चले जाना है। फाइनली जो आए उसके बाद में यहाँ पे इस साइड वाले को जोड़ देना। अभी चलिए मैं आपको दूसरी ट्रिक बता देता हूँ। दूसरी ट्रिक क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास क्या सीरीज़ दी है, जे सीरीज़ दी है। जब आप क्या करेंगे 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब जोड़ेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पे करिए 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, तब आपको क्या मिलेगा 14 मिलेगा। सिंपली आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, मैंने आपको मेन चीज ट्रिक बता दी, इसमें ट्रिक लगी है 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, तो आपको क्या मिलेगा 39 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, तब आपको क्या मिल जाएगा फाइनली जो लिखा है 84, तो 84 मिल जाएगा। और जब आपको यहाँ पे चाहिए तब क्या करना पड़ेगा 5 + 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, आपको क्या मिलेगा 155 मिल जाएगा। तो ये ट्रिक आपको मैंने दोनों ट्रिक बता दी, आपको जो भी सिंपल और सरल लगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगा देते हैं, आगे का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी क्वेश्चन मतलब कि सॉल्व करने में काफ़ी मेहनत लग रही है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या सपोर्ट तो बनता है। तो चलिए आगे को क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, निम्नलिखित पर विचार करना है। यदि महिलाओं का औसत वजन कितना है 63 दिया है, तो बालकों के औसत वजन क्या होगा। क्या बोला, क्वेश्चन क्या दिया हमें, निम्नलिखित पर विचार करना है। 6 बालकों का वजन बराबर है 7 बालिकाओं का वजन, बराबर है 3 पुरुषों के वजन के बराबर है 4 महिलाओं का वजन। तो यदि महिलाओं का औसत वजन कितना है 63 है, तो बालकों का वजन निकालना है, औसत कितना आएगा। तो आपको पता है महिलाओं का औसत वजन कितना है 63 है, ठीक है। महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या है 4, तो यानी कि 63 की मल्टीप्लाई हम जब 4 से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 4 × 3 = 12, 4 × 24, 1 25। इसका मतलब 252 क्या है, औसत वजन है किसका, टोटल महिलाओं का वजन कितना हो गया 252, तो महिलाओं का टोटल वजन कितना हो गया 252 हो गया। अभी आपको निकालना है बालकों का औसत वजन। आपको पता है टोटल वजन क्या है, महिलाओं का बराबर, यानी कि सभी क्या बराबर संख्या में, सभी का वजन बराबर संख्या में, बस नंबर अलग अलग है। तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी थी 4 थी, और आपको निकालना आप क्या है बालकों का, तो बालकों की संख्या आप कितनी हो गई है 6 हो गई है। इसका मतलब जब आप 6 से भाग करेंगे तो आपको क्या फाइनली बालक का औसत वजन मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, जो टोटल महिलाओं का वजन है या फिर टोटल बालकों का वजन है या फिर टोटल पुरुषों का वजन है। तो अगर आपको बालकों की संख्या 6 जब हम डिवाइड करेंगे 6 × 24 बचा हमारा कितना 1, 6 दूनी 12, इसका मतलब क्या है जो बालक है उनका वजन औसत कितना आएगा 42 आएगा। सिंपल सी ट्रिक है, आप समझ गए होंगे, अगर ना समझे हो तो रिपीट करके देख सकते हैं। जो क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन को भी कई बार रिपीट किया है। तो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 100 लीटर मतलब कि 1000 लीटर बराबर क्या है 1 मीटर क्यूब की होगा क्या 1 मेट्रिक टन। देख रहे होंगे इसको क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पूछा है यूपीएससी। 1 मेट्रिक टन क्या 1000 किलोग्राम के बराबर होगा क्या, 1 हेक्टेयर क्या 10,000 वर्ग मीटर होगा क्या। उपयुक्त में से कितने सही हैं, तो आपको पता होगा सारे के सारे हमारे जो हैं डाटा बिल्कुल सही है। आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, या फिर जो भी करिए आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस डाटा को यूपीएससी 2 से 3 बार रिपीट कर चुकी है ऑलरेडी। 1 लीटर का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब, 1 लीटर का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब। 1 मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। 1 मेट्रिक टन का मतलब क्या होता है 1000 किलोग्राम, और 1 हेक्टेयर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो फाइनली हम लोगों ने क्या, जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर लिए इंपॉर्टेंट वाले। अभी हम लोग करने वाले हैं जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, कम से कम 3 से 4 कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जो कि आप लोग जानते होंगे एक तरीके से अजम्पशन बेस्ड होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे क्या
आपको एक तरीके से निर्णय निकालने वाले होते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पूर्व धारणा वाले हो गए, संदेश वाले हो गए, या फिर एक तरीके से निष्कर्ष वाले हो गए, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या बोला गया है, कंपैरिजन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एक वैज्ञानिक के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने भूमिगत बेसाल्ट चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण को पंप के द्वारा प्रभावित किया। ठीक है, तो मूल रासायनिक प्रक्रिया हुई। अम्लीय मिश्रण ने चट्टानों में विद्यमान, यानी कि जो अम्लीय मिश्रण ने चट्टानों में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम को घोल दिया और चूना पत्थर का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों में परिवर्तित हो सकती है। यानी कि वैज्ञानिकों ने क्या किया है, पंप के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों में प्रभावित किया। तो उन्होंने बताया जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चट्टानों में बाद में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिच्छेद में अंतर्निहित सर्वाधिक देख रहे तर्क संगत होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए और व्यवहारिक सुझाव पूछा गया है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यह भवन निर्माण प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक स्तर पर चूना पत्थर उत्पादन के लिए एक सस्ती और व्यवहारिक विधि है क्या? कहीं आपने क्या यहाँ पे कहीं वाणिज्यिक स्तर पर चूना पत्थर के उत्पादन की बात की सुनी थी क्या? तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। और इससे पहले का मेरा कॉम्परिजन वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि आपको कॉम्परिजन कैसे सॉल्व करना। आपको कॉम्परिजन सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको हटाना है कि कौन सा नहीं होगा। फाइनली जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से क्या होगा, आपका ए वाला नहीं होगा। इसका उपयोग कार्बन क्या लिखा, मतलब कि इसका जो है मतलब कि कार्बन प्रच्छादन यानी कि सिक्वेस्ट्रेशन की एक विधि के रूप में उपयोग हो सकता है। तो सीधी सी बात आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को चूना पत्थर में परिवर्तित करके एक तरीके से जो हमारा वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये सही हो सकता है, परंतु अभी इसको हम सही नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक कि हम तीनों को नहीं काट देते तब तक कि हम सही इसको नहीं मान सकते। इस विधि के द्वारा बेसाल्ट चट्टानों को कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिजों का एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है क्या? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिश्रण करके उच्चतम चट्टान विलय अम्ल उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि रॉक डिजॉल्व के बारे में भी बात नहीं हुई। सिंपल से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमारा जी होना चाहिए। आगे का हम लोग चलिए कंपैरिजन उसको सॉल्व कर लेते हैं। भूगोलवेत्ताओं ने महासागर के रंगों के 1000 मतलब कि 175 उपग्रह चित्रों का विश्लेषण किया जो महासागर की सतह पर पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं उत्पादन का एक सूचक है, और यह पाया कि विशाल प्लावी हिमशैलों यानी कि आइसबर्ग दक्षिणी महासागर में कार्बन के 20% तक भंडारण के लिए उत्तरदायी हैं। यानी कि जो आइसबर्ग उसमें क्या दक्षिणी महासागर में कार्बन के 20% तक के भंडारण के लिए उत्तरदायी यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि विशाल प्लवी हिमशैलों के पिघला हुआ जल जिसमें लोहा और अन्य पोषक तत्व आते हैं अब तक की अप्रत्याशित रूप से उच्च स्तरीय पादप प्लवक वृद्धि में सहायक होते हैं। यानी कि जहाँ पे लोहा और जल जैसे मतलब कि पोषक तत्व होते हैं वहाँ पे क्या फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सी पूर्व धारणा बताई गई? यानी कि आप लोग जानते होंगे यूपीएससी क्या करती है, जो कॉम्पिटिशन होता है उसमें पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन भी पूछती है और भर भर के पूछती है, तो आपको पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन भी 1-2 आने चाहिए। तो क्या बोला है, विशाल प्लावी हिमशैल दक्षिणी महासागर की प्राथमिक उत्पादकता और खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव डालते हैं। तो सीधी सी बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है, खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव तो डालते हैं, क्योंकि पूर्व धारणा में क्या हमें बियॉन्ड भी जाकर के थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है कि आखिर जो लेखक है उसने ऐसा क्यों लिखा होगा। विशाल प्लावी हिमशैलों के पिघलने से जलवायु परिवर्तन प्रभाव उत्पन्न हो सकता है और विश्व मत्स्य उद्योग प्रभावित हो सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पे मत्स्य उद्योग की बात नहीं हुई थी। आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लीजिए, कहीं पे भी आपको मत्स्य उद्योग के बारे में बात नहीं मिली होगी। तो इसका मतलब कि हमारा सेकंड गलत है और फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ओनली 1। लास्ट के अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं। आप लोग जो भी यहाँ तक रुके हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको क्या है, एक तरीके से आपको जो 2026 का प्रीलिम्स है या फिर आगे आने वाला जो भी प्रीलिम्स है 27 का, उसके लिए क्या है आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प होगी और आपका आराम से क्लियर भी हो सकेगा। अगला परिच्छेद जो क्या बोल रहा है, क्या लिखा है, विकास की प्रक्रिया ने मक्का से प्रेषित होने वाली इल्लियों कैटरपिलर को एक अद्वितीय क्षमता प्रदान की। यानी कि जो मक्का है उससे जो कैटरपिलर उनको अद्वितीय क्षमता प्रदान की है, वे पौधे को कीट परभक्षियों के विरुद्ध किसी प्रतिरक्षा के निष्क्रिय करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।
इससे इल्लियों को अधिक खाना और तेज़ी से वृद्धि करने में सहायता मिलती है। इस प्रभाव को उत्पन्न करने वाले कारक इल्लियों का मल या कीटमल है, ठीक है। यह खोज कवक, फंजाई अथवा जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं, इससे रोगजन को पैथोजन के प्रति पौधों की अनुक्रिया से संबंधित यौगिकों पर प्रकाश डाल सकती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण, व्यवहारिक देकर संदेश पूछा है? तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने एक पूर्वधारणा वाला कर लिया, एक संदेश वाला, एक निष्कर्ष वाला भी। किसान अपने खेत या बागानों में इल्लियों का उपयोग खरपतवार खाने के लिए कर सकते हैं क्या? कहीं क्या मतलब कि कुछ कीड़ों का उपयोग खरपतवार को रोकने के लिए किया जा सकता है क्या? सीधे सीधे अव्यवहारिक है। यहाँ पे पूछा गया था तर्कसंगत, व्यवहारिक। कहीं कभी भी क्या आप लोग कीटों का मतलब कि एक तरीके से उपयोग नहीं देखा होगा कि जो घास है उसको खत्म करने के लिए। यह खोज नैदानिक रूप से उपयोग सूक्ष्मजीवी यौगिकों के विकास में सहायता कर सकती है क्या? हाँ, हो सकता है, परंतु इसके बारे में सूक्ष्मजीवी के विकास के बारे में कुछ खास बात नहीं हुई थी। यह खोज जैविक, पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय, पीड़कनाशी जीवाणु यानी कि पेस्टिसाइड के विकास में सहायता कर सकती है। क्या पेस्टिसाइड के विकास में सहायता कर सकती है क्या? तो वैसे तो इसका क्या जैविक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि शायद जैविक ना हो। इल्लियों का आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जा सकता है, तो इसको तो हम पहले ही काट देंगे, आनुवांशिक वाला तो नहीं है। इसका मतलब हमारा डी और ए तो कन्फर्म में गलत हो गया, परंतु इसमें हमें डाउट था कि इसमें से कोई एक होगा। वैसे यूपीएससी ने शायद इसको सी आंसर दिया, परंतु मुझे क्या इसका बी भी लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि कंपैरिजन क्या होता है उसमें काफ़ी मतलब कि एक तरीके से डाउट रहता है, क्योंकि यूपीएससी जो फाइनली मानता है हम लोग उसे ही मानते हैं, परंतु इसमें क्या है थोड़ा सा संदेह रहता है कि कुछ क्वेश्चन जो है यूपीएससी के द्वारा भी इसके आंसर गलत दिए जा सकते हैं। तो चलिए फाइनली आज का हम लोगों का लास्ट और क्वेश्चन रहेगा और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मानव विकास की प्रगति बनाए रखने के लिए सामने सबसे बड़ा खतरा इस रूप में दिखाई देता है कि उत्पादन और उपभोग के स्वरूप में दिनादिन आधारणीय बढ़ती जा रही है, यानी कि आधारणीयता बढ़ती जा रही है। वर्तमान उत्पादन मॉडल जीवाश्म ईंधनों पर बहुत अधिक निर्भर है, ठीक है। यानी कि जो वर्तमान का उत्पादन मॉडल है वो बायोफ्यूल है या फिर जो जीवाश्म ईंधन है उस पर बहुत अधिक निर्भर है। अब हम जानते हैं कि यह स्वरूप आधारणीय है क्योंकि यह संसाधन सीमित है। मानव विकास को सही अर्थों में धारणी बनाने के लिए आर्थिक समृद्धि और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच की घनिष्ठ संबद्धता को पृथक करना जरूरी है। कुछ विकसित देशों ने पुनर्चक्रण पर विचार कर और सर्वाधिक परिवहन तथा आधारिक संरचना में निवेश कर इनके अति दुष्प्रभावों को कम करने आरंभ कर दिया है, किंतु अधिकांश विकासशील देशों को अपरिष्कृत ऊर्जा स्रोतों की ऊंची कीमत और अल्प उपलब्धता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विकसित देशों को चाहिए कि वे विकासशील देशों की धारणीयता यानी कि धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायता करें। उपयुक्त में से कौन सा आधारणीयता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है निम्नलिखित में से कौन सा किनके कारण उत्पादन के स्वरूप है आधारणीयता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही बताना है। यानी कि जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता, बिल्कुल सही बात है। संसाधनों का सीमित उपलब्धता, ये भी सही बात है। पुनर्चक्रण का प्रसार तो कहीं पे भी आधारणीयता की बात नहीं होती है। सीधे सीधे आपको आंसर मिल गया एक ए, यानी कि राइट आंसर इसका होगा हमारे 1 और 2। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या काफ़ी मेहनत की है कम से कम पिछले आधे 1 घंटे में। देखेंगे हम लोगों ने सारे के सारे एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट और जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हो सकती है, चाहे कॉम्परेशन की हो, मैथ की हो, रीजनिंग की हो, या फिर एक तरीके से जो भी आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए, देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कितनी डिटेल में कितने अच्छे तरीके से लगाए। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।